Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Chitu Rahila Maksud and today we are going to start control account, bank reconciliation and initial trial balance section of the Kaplan kit. So let's start it. Okay, starting from the question number 33. Philpott and Son selecting transaction for bank reconciliation. Okay. Tick the relevant box to show which of the following items would require adjustment in the cash book and would require as reconciling item on the bank reconciliation statement. Okay. तो हमने इनमें से बताना है कि कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन में होगी और कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो कैश बुक में होगी. A standing order for $230 appear on the bank statement but not been recorded in the cash book. एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो था 230 का वो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. तो एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी? कैश बुक पे. हमने पढ़ा भी था कि कैश बुक में स्टैंडिंग ऑर्डर की एडजस्टमेंट की जाती है. आप वापस जाइएगा बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर में, उसकी थ्योरी को, उसके लेक्चर को देखिएगा तो वहां पे मैंने बताया हुआ है कि कैश बुक में कौन सी आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है और बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन में, एडजस्टिंग बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बैंक रिकंसिलिएशन में कौन सी आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है. A check for 70 written and posted to a supplier on 29th October did not appear on the bank statement until 5th November 2008. Okay, so it's क्लियरिंग में गया ये चेक, ठीक है, और अनप्रेजेंटेड चेक है. आप इसको बैंक स्टेटमेंट में, एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, मींस आप बैंक रिकंसिलिएशन में इसको डालेंगे. A dishonored check for 143 was debited on the bank statement but was not returned to Philpott and Son until 3rd November 2008. Dishonored check हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड होता है. The bank deducted an amount of $27 on 30th October 2008 in respect of a standing order which had been cancelled on 1st October 2008 in accordance with बैंक प्रोसीजर्स. बैंक ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर जो था वो क्रिएट किया था, वो चार्जेस उसके माइनस किए थे लेकिन बाद में उसने कैंसिल कर दिया. सो बैंक को ही एडजस्टमेंट करनी है. हमें तो पता भी नहीं था कि स्टैंडिंग ऑर्डर उसने डिडक्ट किया हमारे अकाउंट से. सो बाद में जब कैंसिल किया है तो ये सारी एडजस्टमेंट बैंक को ही करनी है, हमें नहीं करनी. द कैश एंड चेक The cash and checks banked on 31st October did not appear on the बैंक स्टेटमेंट. ओके, अनक्रेडिट चेक्स हैं, ये भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में आएंगे, एडजस्टिंग बैंक स्टेटमेंट में. तो ये थे कुछ आइटम्स. आप एक दफा चैप्टर पे जाइएगा वापस बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर में और एक दफा रिव्यू कर लीजिएगा कि कौन कौन से जो आइटम्स है वो कैश बुक में आती हैं, कौन कौन से जो आइटम्स है वो एडजस्टिंग बैंक स्टेटमेंट में आती हैं. ये वही सारे आइटम्स हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ओके, हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है. ये आपके पास प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. ओके, ये एडजस्टेड बैंक्स आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं और ये है एडजस्टेड कैश बुक. इन दोनों का बैलेंस आपका सेम आना चाहिए, ठीक है. तो हम ये बना लेते हैं. क्वेश्चन देखते हैं. The company's cash book shows a balance of 2369.37 on 31st May 2004. Okay. ये होगी हमारी एडजस्टिंग कैश बुक और कैश बुक हमारा एसेट है तो इसका बैलेंस ब्रोट डाउन भी डेबिट साइड पर आएगा. 2369.37 ये है आपका ब्रोट डाउन बैलेंस. The bank statement recently received as at 31st May 2004 does not include check payments of 394.67. ओके, हम साथ में ही एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट भी बना रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रही हूँ, और
यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे हम वो बैलेंस मेंशन कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे ट्रांसैक्शन देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक चेक है, पेमेंट्स हुई हैं जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई 394.67। तो जो पेमेंट्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में नहीं नजर आ रही होती, वो कौन सी होती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स मैं यूपी लिख रही हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक्स आपके हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, 394.67। ओके, और उसके बाद है एंड पेमेंट्स इन टू द बैंक। ठीक है, कुछ आपको रिसीट्स हुई हैं, बैंक में आई हैं, जो कि बैंक स्टेटमेंट में नहीं नजर आ रही होंगी। वो है 936.03। ये हैं आपके अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड चेक्स क्रेडिट करते हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट डेबिट 393.60। डायरेक्ट डेबिट है हमारे पास, डायरेक्ट डेबिट, ये कैश बुक का आइटम है, डेबिट। ये सब कुछ डायरेक्ट डेबिट जो है कैश बुक में आना, एडजस्टिंग कैश बुक में, ये सब चीजें जो है मैंने आपको चैप्टर में जब हमने लेक्चर प्रिपेयर किया था उसका, उसमें बता दी हूँ, उसे एक दफा रिवाइज कर ले। 393.60 से डायरेक्ट डेबिट आपका एडजस्टिंग कैश बुक पे आ गया। एंड ऑन द बैंक स्टेटमेंट वाज नॉट एंटर इन द कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं हुआ हुआ, तो आप कर लेंगे द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट इज 143.41। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का, हमारी एडजस्टिंग बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और कोई ट्रांसैक्शन हमें नजर नहीं आ रही, एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही, तो अब हम जी बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं इसका। यहाँ पे टोटल होंगे, क्रेडिट, ओके, ये माइनस होगा, ये माइनस नहीं होगा। क्रेडिट में से डेबिट को आप नेट करेंगे, माइनस करेंगे, और उसमें क्रेडिट जो है वो ऐड हो जाएगा। जब आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है ना, तो एक एक आइटम को आपने कैलकुलेटर पे करना है। क्रेडिट में से डेबिट वाली अमाउंट को माइनस किया, ठीक है, और उसमें क्रेडिट वाली अमाउंट को ऐड किया, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक ये आना चाहिए, और यही आपका बैलेंस जो है एडजस्टिंग कैश बुक आ रहा है। तो आपकी रिकनसाइल हो गई एडजस्टिंग बैंक स्टेटमेंट एडजस्टिंग कैश बुक से। ये दो पार्ट्स होते हैं आपके बैंक रिकन्सिलिएशन के, एडजस्टिंग कैश बुक और एडजस्टिंग बैंक स्टेटमेंट, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, इसका मतलब है आपने काम ठीक किया है। ठीक है, तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया था, उसमें क्रेडिट को ऐड किया हमने। तो ये था आपका क्वेश्चन, आई होप क्लियर हो गया होगा, इजी था सा। ओके, बी पार्ट है आपके पास, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। द रेगुलर प्रिपरेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट सर्व एज अ चेक on both the organization records and those of the bank। ये चेक का पर्पस सर्व करता है। the bank reconciliation me highlights differences the bank statement and the cash book, and these can be investigated, and the organizations and bank records keep up to date पिक्चर शो करता है आपको, सारी एडजस्टमेंट्स ऐड करने के बाद बैंक रिकंसिलिएशन बताता है आपको।
Bank reconciliation also serve as a check on the time taken to bank lodgements for them to clear through the banking system. Banking system से clear हो जाए. Finally, checks that have been drawn but not yet presented. Unpresented checks होते हैं ये. Can also be monitored in this way. तो ये थी कुछ fill in the blanks. ओके जी है. अब हमारे पास आ रहा है रिकंसाइलिंग रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट विद लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. ये देखें नीचे परफॉर्मा भी दिया हुआ है. रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट ये है आपका, ठीक है, और ये है आपका टोटल ऑफ रिसीवेबल्स बैलेंसेस. ओरिजिनल का टोटल आएगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करेंगे, अमेंडेड या एडजस्टेड टोटल आ जाएगा. रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना हुआ है, ये ब्रॉट फॉरवर्ड है, यहाँ पे कैरी डाउन आएगा और एडजस्टमेंट्स आप ऐड करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट. ये है हमारे पास रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और यहाँ पे होगा हमारा लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. रिसीवेबल्स का एसेट है हमारा, ओपनिंग बैलेंसेस ब्रोट डाउन होगा. ये है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस. डेबिट बैलेंस आएगा इसका. On 31st November 2005, the balance on the receivable ledger control account क्या था हमारे पास 2539.27. Unfortunately, when the individual receivables account in the sales ledger were balanced and total, and this total came, total क्या आया 24,993.57. ये आ गया आपका टोटल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का. The accounts were investigated and following errors were discovered. The account balance for P Hall totaling 227.40 was omitted from the total of individuals receivables balances. ओके तो इंडिविजुअल रिसीवेबल बैलेंसेस में से एक जो आपका रिसीवेबल है उसका बैलेंस ओमिट कर दिया गया. ओमिट कर दिया गया है तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे. ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. ये मैं लिख रही हूँ साथ में एक ही एडजस्टमेंट है. 227.40. बी है an invoice of 372.19 to M Skinner was posted to the wrong account. रॉन्ग अकाउंट में एंट्री पास की है, इस वजह से तो आप एम स्किनर की थी, आपने एच स्किनर को कर दी है, ठीक है. तो आप एम स्किनर को डेबिट करेंगे और एच स्किनर को क्रेडिट करेंगे. दोनों में इनमें रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट लिस्ट बैलेंसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा होगा इसकी वजह से. An invoice to MCAT for 58.64 has been entered in the sales book as 85.64. जी क्या हो गया, ओवरकास्टिंग हो गया. 58 की इनवॉइस थी, 85 की रिकॉर्ड कर दी गई है. तो आप डिफरेंस देखेंगे, इसको डिफरेंस आ रहा है 27 से. सो 27 से ओवरकास्ट की गई है और डे बुक में एंट्री ओवरकास्ट हुई है. तो आप क्या करेंगे, डे बुक की मिस्टेक रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में भी एडजस्ट होती है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में भी, दोनों में बैलेंस जा रहा होता है ना डे बुक से. तो आप 27 रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में भी मेंशन करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे. अगर आपने बैलेंस एनहांस करना होता है तो डेबिट करते, कम करना है तो क्रेडिट करेंगे. और बी एडजस्टमेंट को आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे क्योंकि ओवरकास्ट है, रिड्यूस करना बैलेंस 27 यहाँ पे, ठीक है. अ डेट ड्यू फ्रॉम जे 169.30 has been written off as a bad debt in J account, individual receivable ledger control account but not in the nominal ledger. ओके इंडिविजुअल लेजर में तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, मींस के लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में हो गया है, लेकिन नॉमिनल लेजर या कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ. तब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं आप 169.30 डी. तो अब जी हम इनका जो है बैलेंसेस निकालेंगे, सारी ट्रांजेक्शन होगी हमारे पास. यहाँ टोटल आएंगे और कैरी डाउन आएगा. इसका बैलेंस भी आना चाहिए, डेबिट बैलेंस. तो हमारा बैलेंस आ रहा है 25193.97.
और यहाँ पे बी आ रहा है 25193.97। तो हमारा जो रिकंसिलिएशन है वो सक्सेसफुल हो गई है, दोनों बैलेंसेस मैच कर रही हैं। ठीक है, इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट लिस्ट बैलेंसेस को रिकंसाइल हमने ठीक तरह से कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 36, you have been completing the year end accounts for a client। ओके, है क्या बनाना, क्या पेबल्स कंट्रोल अकाउंट बनाना है आपने। अच्छा, वो रिसीवेबल था, ये पेबल्स है। नीचे परफॉर्मा भी दिया हुआ है। रिसीवेबल्स का डेबिट बैलेंस इस साइड पे आता है, पेबल्स का ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। पेबल्स का लिस्ट ऑफ बैलेंसेस आप इस तरह से ऐड और लेस करके बना सकते हैं, या सिंपल डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हम साथ साथ एंट्रीज पास करते जाएंगे एडजस्टिंग। पेबल्स कंट्रोल अकाउंट, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, पेबल्स का ब्रॉड फॉरवर्ड इस साइड पे आ रहा होगा, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा। कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है 42578, 42,578। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का है 44,833। क्रेडिट नोट इशू हुआ है, has been received from a supplier but has not been recorded in the purchases return book। डे बुक है, डे बुक से एंट्री मिट हो रही है, तो दोनों में नहीं आ रही, तो दोनों में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, डेबिट साइड पे बैलेंस कम करना है। आपने एक परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करे हैं, तो बैलेंस को कम करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको डेबिट करेंगे 372 से, बैलेंस कम हो गया। A credit balance of 2597 has been included in the list of balances at 2579। ओके, 97 का बैलेंस था, 79 रिकॉर्ड कर दिया गया। तो क्या हुआ है, आपने अंडरकास्ट कर दी है 97 से 79, 18 से अंडरकास्टिंग की है। ठीक है, अब बैलेंस ऐड करेंगे, इसमें ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसमें सिर्फ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में की है, कंट्रोल अकाउंट में नहीं जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट टू अ सप्लायर टोटल 3000 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक भी एक डे बुक है, डे बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आपके कंट्रोल अकाउंट और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस दोनों में नहीं गई होगी। सो 3000 से आपकी पेमेंट है पेबल्स को, तो आप उस पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। दोनों तरफ ये माइनस होगा, डेबिट होगा। ठीक है, an account with a debit balance of 700 has been included in the list of balances as a credit balance। एक डेबिट बैलेंस था, उसने आपको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में, तो आप सही करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे और डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, ताकि डबल अमाउंट से इसलिए क्रेडिट करेंगे, एक वाला 700 उसका पुराने वाले का अफेक्ट खत्म करने के लिए, ओरिजिनल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए एक और 700 होगा। सो 700 प्लस 700 की इज इक्वल टू 1400 की रिकॉर्डिंग होगी आपकी। A supplier has agreed to write off a balance of 27 as a discount। The necessary entry has been made to a supplier account, but no other entry has been made। 27 का जो बैलेंस था डिस्काउंट का, वो आपने सप्लायर के अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर लिया है इंडिविजुअल अकाउंट में, लेकिन उसकी कोई और एंट्री पास नहीं की, मतलब कि उसको कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। डिस्काउंट था, सो 27 से आपका एक डिस्काउंट आ जाएगा यहाँ पर, डेबिट होगा, डिस्काउंट received। An error was made in the totaling of invoices in the purchase day book। The total was undercast by 900। अच्छा जी, हमने कहा था परचेज बुक की अगर टोटलिंग का एरर है तो वो कहाँ पे जाता है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में आएगा। टोटलिंग का एरर दोनों में नहीं जाता, क्योंकि टोटल बैलेंस कंट्रोल अकाउंट में जा रहा होता है। सो 900 से क्या किया आपने, अंडरकास्ट किया है, तो 900 का अंडरकास्ट कम करने के लिए बैलेंस बढ़ाएंगे
बढ़ाने के लिए पेबल्स कंट्रोल अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं 900 से, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। सेवेंथ एडजस्टमेंट आ गई आपकी। तो ये सारी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे, आप इनका बैलेंसेस निकालेंगे, कैरी डाउन इस साइड पे फॉल करना चाहिए और इसका आना चाहिए क्रेडिट बैलेंस अगर पॉजिटिव हुआ तो। 40,079 ये आपका कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आ गया एडजस्टिंग, और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का भी यही आ रहा है, रिकनसाइल हो गया, दोनों बैलेंसेस इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब आपकी रिकनसिलेशन ठीक हो गई है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट मूव करते हैं। 37 रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, ये अब आप हमने रिसीवेबल्स का बनाना है। ये परफॉर्मा दिया हुआ है, रिसीवेबल्स का जो है डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस आपका ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पर आएगा, और लिस्ट ऑफ बैलेंसेस भी आपका डेबिट हो रहा होगा, एडजस्टमेंट्स पास करनी है और दोनों को बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो हमारे पास है ब्रोक डाउन यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा डेबिट बैलेंस। The total of the list of balances is 122,409। रिसीवेबल लेजर कंट्रोल का है 120,539, बैलेंस नहीं हो रहा, तो अब हम बैलेंस करेंगे इसको। द अकाउंट बैलेंस ऑफ 7,540 डेबिट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट एज 5,740। डेबिट डेबिट ही रिकॉर्ड किया है आपने, पर अमाउंट गलत है, 7,540 को 5,740 रिकॉर्ड किया है। तो अंडर कास्टिंग हो गई है। कितने से अंडर कास्टिंग हुई है, इन दोनों का डिफरेंस आया 1800। सो 1800 से आप इसको फर्दर डेबिट कर देंगे। ये थी आपकी थर्ड वन। गुड्स विद द वैल्यू ऑफ 2648 वाज रिटर्न बाय अ कस्टमर। ओके, तो सेल्स रिटर्न हुई है, क्रेडिट नोट वाज इशूड, द क्रेडिट नोट वाज पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट बट नो अदर एंट्री वाज मेड। तो 2648 की आपने इंडिविजुअल अकाउंट में लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में रिकॉर्ड किया है, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। सो 2648 को आप रिकॉर्ड कर देंगे आप कंट्रोल अकाउंट में, सेल्स रिटर्न है आपकी, ठीक है। A credit balance of 3289 has been included in the list as a debit balance। एक क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन उसको आपने डेबिट बैलेंस कर दिया। अब इसकी डबल अमाउंट जो होगी विच इज 6578, इसको आप करेंगे क्रेडिट 6578 से। फिफ्थ सेक्शन, Judith agreed to accept the payment of 9,000 in full settlement of a balance of 9010 due by a customer। Okay, 9,000 का था, फुल सेटलमेंट आपने की है 9010 पे। द बैलेंस ऑन द पर्सनल अकाउंट वाज क्लियर बट द डिस्काउंट। ओके, आपने 9,000 जो है वो रिसीव किया है, 9010 का था, डिस्काउंट कितना का था, 10 है। हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर किसको बोलते हैं, जनरल लेजर। नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपने रिकॉर्डिंग नहीं की, तो नॉट रिकॉर्डिंग इन द नॉमिनल लेजर, तो नॉमिनल लेजर में आप रिकॉर्ड कर देंगे। डिस्काउंट की वजह से आपका बैलेंस कम हो रहा होगा, तो आप इसको इस साइड पे लिख देंगे। और ये डिस्काउंट कौन सा होगा, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। आप अपने रिसीवेबल को डिस्काउंट अलाउ करते हैं। अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 500 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट। 500 का क्रेडिट बैलेंस था, वो लिस्ट में से मिस हो गया, तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 500 से। 7
adjustment. During the year, one of the due customer went into liquidation. The balance due 750 was written off as irrecoverable in the personal ledger, but no entries was made in the journal ledger. Okay, bad debt हो गया आपका एक कस्टमर, वो पर्सनल लेजर में तो रिकॉर्ड कर लिया, इंडिविजुअल लेजर मींस लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन कोई और एंट्री नहीं पास की जनरल लेजर में। तो जनरल लेजर क्या है आपके, कंट्रोल अकाउंट है। तो 750 से आपका बैड डेट हुआ है, 750 से आप अपने अकाउंट्स को कम करेंगे, इस बैलेंस को कम करेंगे। तो दिस वन इज 8th ट्रांसेक्शन, ये एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा जी, अब इनको हम करते हैं बैलेंस। क्या आ रहा है हमारा, नेटिंग करेंगे इसको तो तो आपका लिस्ट ऑफ बैलेंस जो है आपके रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट से मैच कर गया है, सेम आ गया है, रिकंसिलिएशन सक्सेसफुल आपकी हो गई है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37 विच इज रिलेटिंग टू रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट की किस तरह से आपने रिकंसिलिएशन करनी है ये इसमें मेंशन किया था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट से हम 38 क्वेश्चन जो है आपका वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक दफा रिवाइज कीजिएगा और खुद से इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप बाय हैंड जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस वाली एडजस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है, और आपको मेमोराइज होंगी एडजस्टमेंट, ताकि पेपर में आप मिस्टेक्स कम से कम या करें ही ना। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।